हेलो एम फ़खर रागले, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, सिक्योरिटी सिचुएशन है और फ्लड के लिए भी पाकिस्तान हेल्प माँग रहा है पूरी दुनिया से। लेकिन इस सिचुएशन में डॉक्टर जयशंकर साहब कह रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म हो रही है हिंदुस्तान में और कश्मीर का ज़्यादा उनके कंसर्न्स होते हैं। तो कैसे पॉसिबल है इस वक़्त जो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर चल रही है, लेकिन ख़ैर उनकी बात है, तो इसको थोड़ा-सा हमने डिस्कस करना है और डिस्कशन के लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम यूएस डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब। आप उनको उनके यूट्यूब चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं और यकीनन देखते होंगे, खानवर्सेशन के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, जहाँ से वो शो करते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन होती है और चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच फ़खर साहब फॉर इनवाइटिंग मी और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, नमस्कारम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक तो थोड़ा-सा अभी जिनेवा में 2 दिन का एक समिट हुआ, वहाँ से $9.2 बिलियन की कमिटमेंट्स हुई, उसमें से पैसे मैं तो यही सुन रहा हूँ कि शायद 3 सालों में कुछ मुख्तलिफ फ़ेज़ेज़ में वो लोग देंगे और फ्लड इफ़ेक्टिस के लिए वो भी शायद परेशान है कि यार हम देंगे और वहाँ पे ये पैसे उनके पास पहुँचेंगे या नहीं, तो गालिबन उसके लिए कोई वो सिस्टम बना रहे हैं। लेकिन कैसा देख रहे हैं कि आप क्योंकि यूएस में हैं, तो यूएस से भी हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है, हालाँकि गलत होती हैं। तो कैसा देख रहे हैं इस सिचुएशन से पाकिस्तान निकल पाएगा या मज़ीद इसमें नीचे जाने के चांसेस हैं? देखिए, जो ये प्लेजेस हुई हैं वहाँ पर जिनीवा में $9.2 बिलियन की जी, प्लेजेस हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आप लोग समझ लें कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प विद पाकिस्तान्स फॉरेन या एक्सचेंज प्रॉब्लम। ये फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम के लिए नहीं है। जो इमीडिएट क्राइसिस जो है दैट इज़ लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का। तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू एड्रेस दैट क्योंकि ये पैसे आए-आए तक महीनों लग सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं एक्चुअली इसका ब्रेकअप देखा था, तो सबसे बड़ा इंडिविजुअल डोनर सऊदी अरेबिया है जो $1 बिलियन प्लेज किया है। फिर उसके बाद आई थिंक यूएस है जो ऑलरेडी आपको 100 मिलियन दे चुका है और 100 मिलियन प्लेज कर चुका है। फिर चाइना ने 100 मिलियन प्लेज किया। लेकिन जो बड़े प्रॉमिसेस आए हैं, उसमें 4 मोर देन 4 लाइक 4.2 आई डोंट नो ये 0.2 कैसा चुनते हैं एनीवे $4.2 बिलियन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने प्लेज किए फिर एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो चाइना ने बनाया हुआ है वो वाला तो इस तरह से 3 या 4 एलोकेशन मेरे ख्याल से तकरीबन 8.5 बिलियन से ज्यादा तो खाली बैंकों ने दिया है और प्रॉमिस किया है। तो उनकी ड्यू डिलीजेंस तो होगी ही टू सम एक्सटेंट। बिल्कुल। फिर मुल्कों की तरफ से अबाउट $2 बिलियन के करीब टोटल है। अज़रबैजान ने 2 मिलियन डॉलर भी दिए हैं, तो इट इज़ टू दैट लेवल। या और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि आपके प्राइम मिनिस्टर आज शायद यूएई में हैं वहाँ पर, तो यूएई हैज़ आल्सो प्लेज्ड $1 बिलियन और या जो $2 बिलियन की जो लोन्स ड्यू हैं उसको आगे कर दिया उन्होंने। तो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एड आपके पास 10-12 बिलियन डॉलर्स तक अवेलेबल है फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, बट दीज आर ऑल टारगेटेड। जो यूएई की मदद है आई थिंक दैट इज फॉर योर फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम, और ये जो जिनीवा की है दैट विल एड्रेस योर फ्लड इशू। तो ये जो फ्लड इशू का है, एक जिक्र डिस्कशन ये हो रहा है कि दे आर गोइंग टू अपॉइंट सम थर्ड पार्टी इंटरनेशनल बॉडी जो जी, मॉनिटर करेगा कि ये करप्शन ना हो, बेसिकली टू मेक श्योर कि द मनी इज स्पेंट वेयर इट इज स्पेंट। जी, आपको पता है पुराने डोनेशंस जो इंग्लैंड से आए थे पाकिस्तान को, उसके ऊपर तो केस भी चल रहा है शहबाज शरीफ के ऊपर, एंड ही हैज ऑलरेडी मेड ए कोर्ट अपीयरेंस फॉर करप्शन ऑफ पेड मनी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि वो, आई एम नॉट वेरी श्योर कि पूरे पैसे आएंगे फ़खर साहब, बिकॉज़ देयर विल बी कैवियट्स अटैच्ड टू द लोन। कोई ऐसे पैसे नहीं दे देगा, वो मुफ्त के पैसे नहीं है सब किसी के भी पास। हमारा खुद डेफिसिट कुछ 20 ट्रिलियन डॉलर के करीब हमारा खुद का कर्जा है। सो फिर हम पैसे भी दे रहे हैं। सो व्हाट कंट्रीज आर प्रोबब्ली गोइंग टू डू इज दे आर गोइंग टू ऐड कैवियट्स, सेफगार्ड्स, गार्ड रेल्स वगैरह बनाएंगे
to ensure that the money goes where it's supposed to go. और वो agree upon होए तक ही वक्त लग जाएगा। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, जी। मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस भी हैं साथ, फॉरेन रिजर्वायर का इशू है, उसके लिए कोशिश की जा रही है जिस तरीके से यूएई से कहा गया, सऊदी अरेबिया से कहा गया, क्योंकि उनके डिपॉजिट्स पहले भी पड़े हुए हैं। सऊदी अरेबिया यूएई को तो वापस किया गया था इसी जनवरी के पहले वीक में, लेकिन अब दोबारा उनसे यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि यार आप उसको दोबारा में वापस कर दें जो हमने आपको अभी दिए थे। तो एक तो ये क्राइसिस है, इसके साथ-साथ सर सिक्योरिटी सिचुएशन भी खराब हो रही है, वो भी एक परेशानी है। क्या नज़र आ रहा है आपको कि पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल क्राइसिस कोई एक दिन की कहानी तो सर नहीं हो सकती। हम 23वें प्रोग्राम में आईएमएफ के साथ हैं और शायद अमेरिका से 1947 ना सही तो 1950 या 52 से हम पैसे लेते आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से, मुख्तलिफ डोनर्स से। कभी फ्लड आया, कभी क्या हुआ, कभी क्या हुआ, और उन लोगों ने हमें हेल्प भी की, इसमें भी सर कोई डाउट वाली बात नहीं है, और खुल के हेल्प की हर तरीके से। लेकिन अभी शायद आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि यूएस के अपने इतने मसले हैं, और अगर ना भी हो मसले, लेकिन अब उन्होंने हाथ खींचा हुआ है। अब पाकिस्तान को क्या सेल्फ रिलायबिलिटी की तरफ आना पड़ेगा, या क्या ऑप्शंस है इनके पास? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका और वेस्टर्न एजेंसीज़ को पता नहीं है कि पाकिस्तान में कितना करप्शन होता है? दे नो इट वेरी वेल। पैसे बिल्कुल उन्हीं के पास खर्च होते हैं। एग्जैक्टली। So in spite of that, they continue to do that because it is their way of buying the elite. तो हम्म। आपके उन्होंने खरीद लिए समझो उनको पैसे। ठीक है, करप्शन कर रहे हैं, एज़ लॉन्ग एज़ दे डू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ दैट वी वांट, दे रियली डोंट केयर कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, राइट? टू सम एक्सटेंट। दूसरी चीज़ ये है सर कि आपके पास जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, यू हैव 2 बॉर्डर प्रॉब्लम्स ना। एक तो एक एलओसी के साथ जो मसाइल हैं और जो दूसरी तरफ है। तो अभी जो मैं वो इंडिया के पास से जो रिपोर्ट आई है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, तो मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 270 एपिसोड्स हो रहे हैं पर ईयर पिछले 2 साल में। जी। इस बार थोड़े से कम हुए, लेकिन डेथ्स भी कई हो रहे हैं। मतलब लास्ट ईयर 194 कुछ टेररिस्ट मारे गए, इस साल 198 टेररिस्ट मारे गए। लास्ट ईयर कहते हैं कि कुछ 30 पाकिस्तानी थे, उसमें से 194 में से, इसमें से 56 कह रहे हैं 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी मारे गए। जी। सो ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, इट्स लाइक सीम्स टू बी लाइक एन ऑनगोइंग ऑटो पायलट पे डाल के रखा हुआ है पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स ने। आई एम नॉट वेरी श्योर कि इवन शहबाज शरीफ इज उनको रिपोर्ट्स भी मिल रहे हैं कि नहीं, डे टू डे कि आज एक पाकिस्तानी मारा गया इंडिया के अंदर बॉर्डर क्रॉस करते हुए। बट इट्स ऑल्सो किलिंग सिविलियंस एंड इंडियन सोल्जर्स। तकरीबन 80 इंडियन सोल्जर्स मारे गए पिछले 2 साल में बॉर्डर सिक्योरिटी के, और तकरीबन 60-70 सिविलियंस मारे गए। वो टेररिस्ट वी डोंट नो हु दे आर। अगर 50 पाकिस्तान से है तो 150 इंडिया के कश्मीर के ही है ना। सो बिल्कुल। इससे ये होता है कि ये जो लो इंटेंसिटी वॉर समझिए इसको आप, तो इस लो इंटेंसिटी वॉर से इंडिया में बहुत ही मुसलसिल कांस्टेंट गुस्से में होते हैं। इफ इंडियन लीडर्स आर गेटिंग रिपोर्टेड एवरी डे, हर रोज अगर एक एपिसोड हो रहा है और रिपोर्ट्स आ रही है, तो मुसलसिल उनको इस बात से, सो ये जो पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर रहे हैं G20 के समिट से, ग्लोबल साउथ, आई मीन व्हाई शुड दे ट्रीट पाकिस्तान एज ए नॉर्मल कंट्री व्हेन इट इज जस्ट ए, इट्स लाइक सेइंग किसी गुंडे के घर के बाजू, आपके बाजू कोई गुंडा आ गया है, रोज कुछ ना कुछ चुरा रहा है। इट्स लाइक दैट, यू नो। सो दैट इज द फीलिंग। और दूसरी चीज ये है कि that doesn't require foreign exchange, by the way। जो डोमेस्टिक टेररिज्म है वो रुपयों में भी चल सकता है। बट ऑन योर अदर बॉर्डर जो आपको अगर आपको सीरियस मतलब फौज को इस्तेमाल करना पड़े तालिबान के खिलाफ, वहां पे योर फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम विल कम इन। आपने अगर F-16 को थोड़ा उड़ा दिया चंद घंटे, तो फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट पार्ट्स वगैरह कहाँ से आएंगे? यू विल नीड फॉरेन एक्सचेंज टू बाय देम, राइट? एवरी टाइम आई थिंक द F-16 गोज अप एंड कम्स डाउन, कुछ कई पार्ट्स रिप्लेस करना पड़ता है, छोटे-छोटे। So that costs a lot of money. So any major military operation on the west front में आपको, you are going to run out of ammunition वगैरह, and then you will need to buy it in dollars. तो वहाँ पे you will feel the crunch, and I have a feeling कि हो सकता है कि पाकिस्तानी government is not taking serious action
इस वजह से कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, बिकॉज वॉर के लिए तो यू विल नीड फॉरेन करेंसी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मुझे लगता है कि सर कि योर कंट्री इज लाइक, ये जो फॉरेन एक्सचेंज का जो क्राइसिस है ना, ये दिस इज नॉट ए डोमेस्टिक क्राइसिस। ये आपको थोड़ी चीजों से, जैसा कि ये जो आप पावर नहीं खरीद सकते, जी, राइट? अब आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, तो अब नाउ इट्स बिगिनिंग टू पिंच द ऑर्डिनरी पर्सन एंड दे शुड स्टार्ट डिमांडिंग। बिल्कुल। या लेकिन उनको एक किस्म से ना क्या कहते हैं कि आप लोग, आपने अपनी पब्लिक को ड्रग्स पे चढ़ा रखा है। लाइक एक इमरान खान का ड्रग नशा चल रहा है कि दिन भर ऑब्सेस्ड है विथ व्हाट ही इज डूइंग एंड व्हाट ही इज नॉट डूइंग, और दूसरे मजहबी चीजों में जो लगे हुए हैं कौम। सो लिटरली जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द masses, वो वहां पे इम्प्लीमेंट हुआ है। पॉलिसी पे डिस्कशंस नजर ही नहीं आते। मतलब आई थिंक, मुझे लगता है सिवाय यूट्यूब पर पॉलिसी के डिबेट्स हो रहे हैं, बट मीडिया में तो नजर नहीं आ रहे हैं। एक दो इधर उधर आर्टिकल्स नजर आते हैं। मतलब परवेज हुडबॉय का एक काफी अच्छा आर्टिकल छपा था या डॉन में, बट इवन बिल्कुल। दैट आर्टिकल अगर आप गौर से करें, most of the data that he was using was from the 2007 से 2010 में जो एक्शंस थे, उसी का डेटा, वो इतने मारे गए, ये हुआ, नमाज नहीं पढ़ा रहे थे इमाम वगैरह, बट देयर वाज नॉट न्यू इंफॉर्मेशन। तो उनके हुँ, पास भी शायद नहीं है, वो बैठे हुए हैं हुँ, वेयर इन कराची या लाहौर में। सो आई हैव अ फीलिंग कि आपके पास ये जो political culture is more devoted to conspiracy theories and religion than actual discussion of policy issues। और मुझे लगता है कि जब तक आप ये कल्चर बढ़े नहीं, मोर एंड मोर पीपल आर एंगेज्ड एंड डिमांडिंग टू नो कि भाई कैसा पैसा खर्च हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस डिसीजन मेड नॉट दैट डिसीजन। मतलब सोचिए आप, राइट नाउ अगर आप प्लॉट करके देखें पाकिस्तान के जी, प्राइम मिनिस्टर साहब दिन भर में क्या करते हैं। मुझे लगता है कि एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ हिज टाइम मस्ट बी ट्रैकिंग इमरान खान एंड हिज एक्टिविटीज की, ये या क्या कर रहा है, राइट? बिल्कुल, या आधे से बिल्कुल ज्यादा। बाकी का बिल्कुल प्लानिंग ट्रिप्स अब्रॉड टू गेट मनी। तो गवर्नेंस हुँ, कहाँ हो रही? इज देयर ए प्लान कमिंग अप फॉर पॉलिसी? अगर अब इलेक्शंस अगर होते हैं चंद हुँ, महीने के अंदर, तो डू दे हैव ए प्लान? मतलब मुझे अभी तक कोई प्लान नजर आया ऑन हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम सो दैट यू डोंट हैव द फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम नेक्स्ट ईयर। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपने ये तो खबर सुनी होगी ना कि इस साल इंडिया में $100 बिलियन के खाली रेमिटेंसेस एनआरआईज के पास से आए थे। जी। आपके पास भी बहुत सारे एनआरआईज हैं, वहां से भी रेमिटेंसेस नहीं आ रहे। लाइक लाइक आई मुझे फिगर नहीं मिला, मैं आपके शो से पहले जरा ढूंढ रहा था टू सी के एनआरआई के पास से मैं रेमिटेंसेस। मैं उस पे थोड़ी-सी सर थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि इस वक़्त जो नहीं आ रहे तकरीबन 32 बिलियन यूएसडी आते थे और अब भी एक बड़ी अमाउंट आती है जिससे थोड़ा बहुत ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन सर है क्या प्रॉब्लम? मैं आपको बता देता हूँ कि जिस वक़्त कोई भी लेट्स सपोज़ अमेरिका से किसी ने अपनी पेमेंट भिजवा दी $10,000 या $2,000 या $5,000 सर उसको रेट मिल रहा है जी इंटरबैंक के रेट से उसको कन्वर्ट करके दिया जाता है बल्कि इंटरबैंक रेट भी नहीं होता उससे भी 4 रुपए कम में उसको वो डॉलर कन्वर्ट करके या उसकी जो भी फॉरेन करेंसी होती है रियाल है दिरहम है या कोई भी करेंसी है यूरो है तो उसको ये वाली चीज अब लोगों ने बैंक्स के ऊपर ले आना कम कर दिया बेचना कम कर दिया हो सकता है अपनी फैमिलीज के लिए जो जरूरत की उनकी अगर जिनकी फैमिलीज यहाँ पे है तो बेचते होंगे अदरवाइज उन लोगों ने खत्म कर दिया अभी यहाँ पे मार्केट में ये भी एक बड़ा रीजन है यूएसडी का अभी कुछ दिन पहले मुझे दिरहम चाहिए थे तो मुझे कह रहे यार जो रेट हम यहाँ पे देते हैं उससे ज्यादा उनको दुबई में मिल जाता है तो कहते हैं वो हमें क्यों बेचें सर ये प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम ज्यादा सफर कर रहे हैं और लेकिन इसाकडार साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बड़े टॉप के चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेकिन पता नहीं अपने बिजनेस उनके बड़े फ्लरिश करते हैं बट जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान कहते हैं कि यार मजीद डूब रहा है असल इशू ये है तो कौन अपने पैसे जो है वो अगर वो लेट सपोज उसके 10 लाख रुपए बनते हैं तो कह रहे यार मैं 8 लाख दे दूं क्योंकि पाकिस्तान से मुझे बहुत ज्यादा प्यार होता होगा लेकिन अपने 2 लाख का नुकसान वो नहीं कर सकता तो हवाला ट्रांजैक्शन से आ रहे होंगे पैसे, सर बिल्कुल आते हैं तो वो पैसे जाते कहाँ हैं? घर में सर रखते लोग हैं अपने कैश? घरों में बैंक से अभी कुछ दिन पहले मैं मर्दान में 3 बैंकर्स ने मुझे बताया कि हमारे पास जो बड़े बड़े अकाउंट्स थे लोगों ने पैसा निकाल के घरों में रख दिया कहते कि हो सकते है पाकिस्तान गवर्नमेंट हमारे अकाउंट सीज ना कर दे
अब जब आपके अंदर ये डर होगा तो लोग क्यों रखेंगे पैसा? लोगों के पास पैसा सर अब भी है, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, उनके पास आज भी अच्छा खासा पैसा है। बिलियन ऑफ रुपीज़ और मतलब मिलियन ऑफ डॉलर्स उनके पास है, लेकिन वो नहीं रख रहे। बैंक्स में नहीं रखते क्योंकि जब वो बैंक चेक लेके जाते हैं, तो वहाँ से उनको पैसे ही नहीं मिलते। बैंक वाले कहते हैं, "यार हमारे पास तो ये इतने पैसे हैं नहीं।" लेट्स सपोज़ उनके मिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे लोग? ये एक सबसे बड़ी जो गोरख धंधा चल रहा है, वो ये है इस वक़्त मार्केट में और पाकिस्तान में। मतलब इट इज रिपीटेडली, मतलब इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कंसल्टेटिव गवर्नमेंट नहीं है। कंसल्टेटिव गवर्नमेंट का मतलब ये है कि अगर अगर अब इतने बिलावल भुट्टो ने इतने चक्करे मारी अमेरिका के, ही बिल्कुल, कुड हैव हैड वन मीटिंग विद सम रिच पाकिस्तानी, यहाँ बहुत पैसे वाले पाकिस्तानी, आपको पता है एक यस सर। पाकिस्तानी ओन्स अ फुटबॉल टीम अमेरिका की, जो जैगुआर मेरे ख्याल से इज ओन्ड बाय पाकिस्तानी अमेरिकन हु जी। इज अ बिलियनर। तो अगर ही टॉक्स टू सम दीस काइंड ऑफ बिलियनर्स, और अगर आप इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा दें वहाँ पर तो दीज़ गाइज़ विल डिपॉज़िट देयर। आपको पता है एक बार 4-5 साल पहले, मैं शायद कॉलेज में था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, आई वाज़ इन कॉलेज। जी, तो जी। इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट्स थे, दे वर मच हायर देन द यूएस। तो कई इंडियन अमेरिकन्स अमेरिका में कर्ज़े लेकर वो पैसे इंडिया में डिपॉज़िट कर रहे थे। ज़बरदस्त। बिकॉज़ दे वर वाह! मेकिंग अ मार्जिन ऑन इट, राइट? गुड, अभी ज़बरदस्त। 1% का भी मार्जिन आ रहा है, और अगर आपने बड़े-बड़े कर्ज़े उठाए हैं 10,000, 1 लाख, 2 लाख डॉलर, तो उससे इंडिया को करेंसी भी मिल गई फ़ॉरेन, और जो एनआरआईज़ थे वो पैसे भी बना लिए। बट दिस वाज़ अ फ्यू हाँ, इयर्स अगो, आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इंडिया में है। पहले एफसी एनआरआई बोल के अकाउंट्स होते थे, जहाँ पे अगर आप फ़ॉरेन करेंसी में पैसे रखें बैंक में एंड विथड्रॉ नहीं करें, तो आपको हायर इंटरेस्ट रेट्स मिलते थे, फिक्स्ड डिपॉज़िट्स वगैरह पर। ज़बरदस्त। तो लाइक 1.5% मोर, अगर आप उसको रुपये में कन्वर्ट कर लें और खर्च कर लें, तो फिर वो, सो देयर वर लॉट ऑफ दीज इंसेंटिव्स। बट इन ऑर्डर टू हैव दिस इंसेंटिव्स, आपको पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में एक ऑनेस्ट डायलॉग की जरूरत होती है ना, कि गवर्नमेंट बोले कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, जो आप पैसे जी। अमेरिकन बैंक्स में रखे हुए हैं वो हमारे बैंक्स में रखें, एटलीस्ट विल हैव सम फॉरेन एक्सचेंज। हुँ। तो देयर आर वेज ऑफ इंसेंटिवाइजिंग दिस। लेकिन मतलब सर हर बार पे हम उसी चक्कर पे आते हैं, बैड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस। लेकिन सर ये जो लोग ये फैसला करेंगे जिनकी आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सर वो अपने पैसे अगर नहीं रखते, तो कोई अमेरिकन पाकिस्तानी है या कोई यूके में है, बहुत अमीर है वो, मैं कहता हूँ उनके पास बिलियन ऑफ डॉलर या बिलियन ऑफ पाउंड्स हैं उनके पास, लेकिन सर वो क्यों लेके आएगा जब वो ये देखता है कि यार मियाँ नवाज शरीफ साहब यहीं पे बैठे होते हैं 3 साल से, वो अपने पाकिस्तान नहीं जा रहे, बल्कि बच्चों को भी यहाँ बुला लेते हैं, तो वो कैसे ट्रस्ट करेगा? लेकिन अगर मैं यही बात फिर बॉर्डर पार की करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी साहब का, उस दिन मैंने उनका भाई देखा, किसी ने लिखा हुआ था कि ये दूसरी तरफ जो मदर का उन्होंने वो जनाजे को खांदा दिया हुआ है, तो ये उनके भाई हैं, लेकिन कोई उनको जानता नहीं है। ना इंडिया में कोई जानता है, ना पाकिस्तान में कोई जानता है, लेकिन यहाँ तो सर अगर वो जिसे कहते हैं ना कि एसएचओ का एक मैं मोटरसाइकिल पे किसी का देखा, कहते एसएचओ का माली। अपने बाइक के ऊपर उसने नंबर प्लेट के नीचे लिखा हुआ था। तो अब आप ये सोचिए कि जो एसएचओ स्टेशन यानी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है, उसका माली अपने बाइक के ऊपर ये नंबर प्लेट लगवाता है। तो फिर जो नवाज शरीफ का रिलेटिव होगा या फिर उसका भांजा होगा या कोई और होगा, तो फिर तो सर उनकी टोर ही कुछ और होती है ना। तो कैसे वो बताएँगे उनको कि आप ले आएँ पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करो? नहीं, इट आल्सो टेल्स यू कि अगर आप पैसे बाहर रख रहे हैं एंड यू आर इन द गवर्निंग पोजीशन, तो मतलब यू योरसेल्फ डोंट हैव कॉन्फिडेंस ना, इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस वेरी नहीं है, सिंपल। बैंक्स में कॉन्फिडेंस नहीं है। जी, आई आई मतलब इतने मसाइल हैं। आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आप लोग को करना चाहिए कि इंसेंटिवाइज पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक को एनकरेज करें कि पब्लिक पॉलिसी पढ़ें, और पब्लिक पॉलिसी में जी। जो है सो मतलब सीरियस तौर पे पढ़ें भाई, मतलब ये नहीं कि कॉलेज ही नहीं जा रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, डिग्रीज हासिल, नॉट टू गेट द डिग्री बट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड पब्लिक पॉलिसी। यहाँ पे इतने रिसर्च होती है, हमारी खुद यूनिवर्सिटी डज सो मच ऑफ रिसर्च। हमारे स्टेट को इतना हेल्प करते हैं इन इम्प्रूविंग पॉलिसीज। आपको पता है कि 2 साल पहले मेरे बच्चे वे डूइंग इंटर्नशिप्स विद द गवर्नर एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो उन दौरान जो इंटेंसिटी से द गवर्नर वाज वर्किंग ऑन न्यू लॉ फॉर फिनटेक, यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को अट्रैक्ट करने के लिए कि हमारे स्टेट में आए और इन्वेस्ट करें। तो जी। इतनी मतलब रोज का रोज मेरा बेटा उस पर काम कर रहा था, वो कहता है कि पहला काम वो ऑफिस में आते ही मेरे पास आके रूमी
वेयर आर वी ऑन दिस, वेयर आर वी ऑन दैट, कोऑर्डिनेट करें वगैरह। और छोटा सा स्टेट है, छोटी सी स्टाफ है, बट इट इज अनबिलीवेबल एज टू हाउ हार्ड दे वर्क। मतलब ये नहीं कि सियासत ही करते रहते हैं, पॉलिसी पे रहे और नॉलेजेबल होती है। दैट्स अनदर थिंग, दैट यू नो द नंबर्स वगैरह सारी फाइलें पढ़ते रहे। सो आई हैव अ फीलिंग के you need a strong demand for good governance। ये international organizations भी करते हैं, because good governance is a code word for corruption भी। absence of good governance यानी मुल्क का, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास वो डबल ट्रबल है। मुल्क में करप्शन तो है ही, लेकिन करप्शन के अलावा इनकॉम्पिटेंस भी है। Yeah. यू नो, कॉम्पिटेंट लोग, अगर आप आदमी को कॉम्पिटेंस पे अगर नहीं इलेक्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे मसाइलों पे इलेक्ट कर रहे हैं, इफ दीज आर द मिनिस्टर्स, देन यू शुड हैव अ रियली स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी जो बहुत कॉम्पिटेंट हो, राइट? बट आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी का ब्रेक जो है सो खराब हो गया है और फुल स्पीड पे आप जा रहे हैं। इट लुक्स लाइक दैट, यू नो, बिन ब्रेक की गाड़ी, लाइक इट्स गोइंग टू गो एंड क्रैश समवेयर इन अ वेरी बिग वे। राइट। आपको अच्छा भी नहीं ऐसा डॉक्टर, लगता? पब्लिक में बिल्कुल पैनिक। ये वाली चीज़ तो है, लेकिन मैं मतलब मुझे ज़हन में ये सवाल बार-बार उठता है कि क्या 75 इयर्स हमने कभी एक दफ़ा भी ऐसा एक कोई ऐसा टाइम नहीं आया कि हमने सोचा हो कि हाँ यार, हम ये आज तो ठीक है, हमारी अय्याशियाँ लगी हुई है, पैसा दड़ा-दड़ आ रहा है और हर चीज़ स्टेबल जा रही है, जनरल ज़िया के दौर में, जनरल मुशर्रफ के दौर में, उसके बाद भी किसी हद तक। लेकिन क्या हम हमारे किसी जो अरबाब इख्तियार है, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेज़िडेंट हो या जो भी हो, क्या उनके माइंड में ये सवाल नहीं है कि यार ये कब तक जाएगा? अगर मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ और मैं कहता हूँ यार मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मैं ये कोई कभी सोचता नहीं हूँ कि यार ये पैसे तो वो किसी टाइम बंद कर देगा, क्योंकि मैं कुछ करता नहीं हूँ उसके लिए, क्यों दे मुझे कोई पैसे? चले साल, 2 साल, 3 साल दे देगा, आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा? देखिए, 2-3 चीज़ें जो हिस्टोरिकली हुई हैं पिछले 75 इयर्स में, व्हिच हैव डिस्टॉर्टेड ग्रोथ। जी। एक, ये जो आपको जियोपॉलिटिकली जो पैसा मिला और हुँ, आपने उसको बेसिकली डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर दिया टुवर्ड्स द एलीट। लेकिन दूसरी चीज़ ये है जो जो गल्फ का चक्कर निकला। हुँ, तो गल्फ का चक्कर ये था कि 2-3 चीज़ें हो गई उसकी वजह से। एक, जो हार्ड वर्किंग और एजुकेटेड क्लासेस है वो बाहर चले गए, बिल्कुल। राइट? आपको पता है आपकी लिटरेसी रेट्स भी काफ़ी लो हैं। जी। अ, तो ऑलरेडी बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं और जो भी पढ़ा लिखा है वो बाहर जा रहा है, तो देखिए कौन बचा मुल्क में, और राइट? जो अच्छा पढ़ा लिखा है वो तो रुकता ही नहीं है। बिल्कुल, दे आर आइदर हियर द स्टेट्स। या आपको पता है यहाँ पर द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन डेलावेयर जो लीडर है, वो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं। यहाँ के द बेस्ट पर्मनोलॉजिस्ट वो भी डॉक्टर हैं पाकिस्तान से। सो मैं कई पाकिस्तान, यहाँ पे क्रिकेट मैच होता है, इंडियन डॉक्टर्स वर्सेस पाकिस्तानी डॉक्टर्स। तो ज़ाहिर मुझे वो कभी-कभी एज़ एन ऑनररी, मैं मेडिकल डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे खिला लेते हैं मैच। तो उसमें मुझे पता चलता है कि कितने सारे यहाँ पे मेरे छोटे से स्टेट में मेरे ख़्याल से 100 के करीब पाकिस्तानी डॉक्टर्स होंगे। सो यू आर लूज़िंग, ब्रेन ड्रेन तो हो रहा है ना। है। सो टैलेंट बाहर जा रहा है। तो ये यूएस को तो जो जा रहा है वो तो सिटीज़न बन रहे हैं, लेकिन आपका जो मिडल ईस्ट को जा रहा है ना, दे आर जस्ट, आप लेबर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यू या आर नॉट एक्सपोर्टिंग, या यू आर लेंडिंग लेबर। इट्स लाइक सेइंग यू आर बोरो कर रहे हैं। जब जाते हैं ना, अब दुबई में देखिए आप, सेकंड लार्जेस्ट मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ही हैं। तो या इतने सारे हार्ड वर्किंग लोग who are also educated in some form or a way, तो आपके पास रह गया है लेफ्ट ओवर्स। और आप बुरा ना मानते, मतलब यू आर अ हुँ। टैलेंटेड मैन, बट तो तो अब ये लेफ्ट ओवर से आप कैसा मुल्क चलाएंगे मुझे बताइए। यू नो, दैट्स द थिंग। तो आई हैव अ फीलिंग कि ये दो चीजें भी हिस्टोरिकली हैव इम्पैक्टेड, ब्रेन ड्रेन हैज अफेक्टेड हर हुँ, मैं अभी इन दौरान, मतलब कल रात को मैं हमारे पीएचडी एप्लीकेशंस को देख रहा था, तो अब मैं उसको ग्रेड कर रहा हूँ। तो जो पहले 20 पीएचडी एप्लीकेशंस है वो सारे के सारे नाइजीरिया से। तो सही बात नाइजीरिया है। के टॉप सोशल साइंटिस्ट
want to come to the US। मतलब मैं देख रहा था काफी पढ़े लिखे काफी टैलेंटेड बंदे हैं, उसमें से हम एक दो को शायद ऑफर भी करें स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप। तो अभी मैंने दूसरे देखे नहीं है, 200 है एप्लीकेशंस। सो तो द एलीट इज गोइंग अवे, तो आपकी गवर्नेंस किसके हाथ में रह जाएगी? देखिए गवर्नेंस इज नॉट जस्ट द प्राइम मिनिस्टर या द कैबिनेट, मतलब ये तो छोटा सा शेल है। आपके जो सारे ब्यूरोक्रेसीज होते हैं ना, द पुलिस फोर्सेस, द मिनिस्ट्रीज, आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स जो शहर को चलाते हैं वगैरह वगैरह, हमारे पास हर चीज इलेक्ट करते हैं ना। तो जो सिटीज हैं, सिटीज के मेयर को इलेक्ट करते हैं, बट दे आर बिगिनिंग टू हैव अ प्रॉब्लम कि व्हाट इफ द मेयर इज नॉट sufficiently technically sophisticated to handle a smart city। Yeah. तो अगर आप स्मार्ट सिटी के अब फॉर एग्जांपल किसी को आप सेलेक्ट कर लिए हु डजंट अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, तो हम Yeah. क्या कर रहे हैं आजकल यहाँ पर सिटी मैनेजर को हायर करते हैं। So बिल्कुल। city manager is the guy who can do the job and has experience. So you have hire an experienced manager to do the technical side of the job, and mayor can be, you know, हाथ मिलाएं, पोस्टर्स करे, ये इनॉग्रेट करे, वो इनॉग्रेट करे और पॉलिसी बनाए। सो यू नीड टू हैव हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। दुनिया इतनी सोफिस्टिकेटेड होते जा रही है, इज गेटिंग मोर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड, मोर एंड मोर टेक डिपेंडेंट। अभी तो टेक डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं आप, थोड़े दिनों के बाद आपकी पॉलिसीज विल बी रिटन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन Yeah. सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। एआई का इतना रो रहा, so you need to have people who are familiar with this at every level, not just in the government level, at the every level। जब मैं पहली बार अमेरिका आया था, लाइसेंस बनाया, मुझे याद है तीसरा या चौथा दिन था अमेरिका में, ड्राइवर्स लाइसेंस लेने में गया, तो मेरे साथ एक इंडियन लड़का, गुजराती लड़का था, मुझे अभी तक उसकी शक्ल याद है। उसके पास गाड़ी थी, उसने कहा चल मैं लेके जाता हूँ, मेरी गाड़ी पे तू टेस्ट ले ले। तो मैं उसकी गाड़ी पे टेस्ट लिया, तो आई वाज सो स्टन। तो मैं वहां गया तो मुझे एक शख्स मिला, बोला नंबर दिया, उसने मेरा फॉर्म भरा, फिर उसने मेरे आंखें चेक करी, फिर उसने मेरा टेस्ट लिया, फिर वही शख्स मुझे बाहर ले गया, उसी ने मुझे ड्राइवर्स टेस्ट पे टेस्ट कराया। फिर खत्म करने के बाद वापस आया और उसी ने मेरे से बात करते करते मेरा वो प्रिंट आउट किया, लैमिनेट किया और मेरे हाथ में दे दिया, सेम गाय। और मैं बाहर आके मुझे बड़ी हैरत हुई, मैं बोला ये इंडिया होता तो 5 जॉब्स होते थे डिफरेंट। एक तो चपरासी वहां फूल का खड़ा होता, कोई काम नहीं करता, राइट? चाय लाने वाला, सो ही इज जस्ट स्टैंडिंग देयर, फिर देयर विल बी सम पर्सन हु विल टेक द फॉर्म, फिर थर्ड पर्सन जो लैमिनेट करेगा। सो इट इज लाइक दैट। सो इट इज मल्टीपल स्किल्स की बात कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली। प्रोडक्टिविटी देखो, राइट? इज डूइंग 5 जॉब्स, राइट? तो ही इज टेकिंग द बिल्कुल। टेस्ट, ही इज डूइंग एवरीथिंग, कर रहा है सारे मशीन। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस बढ़ाना चाहिए। पीपल हैव टू एग्जैक्टली। बी मल्टीपली कॉम्पिटेंस। और और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डॉक्टर साहब है बहुत अच्छी एजुकेशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आज भी मुख्तलिफ किस्म की फजूलियात में फंसे हुए हैं। अगर आपने हुदवाई की बात की तो हुदवाई के साथ क्या होता है यहाँ पे, डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ हमने क्या किया, या इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं। उनके रिलीजन से हम उनको जज करते हैं, ना कि उनके काम से हम जज करेंगे। तो फिर यही होता है, हुदवाई तो चले बेचारे खड़े हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, लम्स में, कहाँ-कहाँ उन्होंने कर दिया, सर्व किया है। उनकी वाइफ है, वो सर्व कर रही है, कॉमसेट्स में पढ़ाती है फिज़िक्स। वो खुद भी पीएचडी फिज़िक्स है, तो जो मैं जानता हूँ उनको। तो इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि हमारे साथ इस किस्म का बिहेवियर हो रहा है, वो एक मियाँ साहब बुलाए थे इमरान खान साहब ने, तो उनके ऊपर ये लगा कि जी ये तो कादियानी है, तो इसलिए इनको यहाँ से निकाल दें। उसने कहा ठीक है भाई, मैं तो अमेरिका में अच्छा खासा ज़िंदगी में वो गुज़ार रहा था, यहाँ पे मैं आया प्रिंसटन हूँ। में पढ़ाते हैं वो, जी, जी, प्रिंसटन बिल्कुल, बड़े यूनिवर्सिटी का में नो पढ़ाते हैं। डाउट सर, बड़े ही इज़ बहुत वेरी काबिल आदमी है, कॉम्पिटेंट। क्योंकि मैं खुद बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट रहा हूँ, तो इकोनॉमी से थोड़ा बहुत मेरा वो जी हाँ। होता है। लेकिन हम जब उनके रिलिजन को जज करना शुरू कर देंगे, तो सर हम उनसे काम नहीं ले सकते। फिर यही होगा कि वो जाके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में इज़्ज़त के साथ लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, सर पे बिठाते हैं और उनकी जो स्किल्स हैं उससे फ़ायदा उठाते हैं। वो बेशक अरब दुनिया हो, अमेरिका, यूरोप हो या कोई और हो। और डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, काफ़ी सारी डिस्कशन हुई और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, तो इंशाल्लाह किसी और नहीं, शो में कभी आपसे चांस मिला तो जी। गुड गवर्नेंस पे एक ज़रूर डिस्कशन डॉक्टर कर। साहब, बिल्कुल, जी, बिल्कुल कर लेंगे इसके ऊपर शो, जी, और होपफुली जल्द ही करेंगे आपके साथ। डॉक्टर साहब थैंक यू ज़रूर। वन्स अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम चलो, एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी थैंक मच यू। फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर रसूली। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।
थैंक यू फखर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चले फिर आप